हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग की एनसीईआरटी होम साइंस की क्लास 12 पार्ट 1 का 4th लेसन चलने जा रहा है, यानी अध्याय 4 है। आइए देखते हैं अध्याय 4 में क्या है। कल तीसरा लेसन कवर किया गया था, यानी अध्याय तीसरा का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, एनसीईआरटी की बुक पढ़े थे। आज आइए हम लोग चौथे अध्याय को पढ़ते हैं कि चौथे अध्याय में कक्षा 12 के पार्ट 1 में क्या है। तो चौथे अध्याय का नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो पहले जानते हैं कि पहले हम लोग समझते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का मतलब। तो सबसे मेन इसमें है कि प्रसंस्करण क्या होता है, और प्रौद्योगिकी तो आप लोग समझ रहे हैं फिर भी, लेकिन प्रसंस्करण क्या होता है। तो प्रसंस्करण क्या होता है, प्रसंस्करण वह चीज़ है जैसे कोई भी कच्चा माल है या वस्तु है, तो उसको एक व्यवस्थित श्रृंखला में या चरणों के माध्यम से गुजार कर, यानी उसको संसाधित करके उसको और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है और तैयार किया जाता है ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, यानी वो काफ़ी दिन तक सुरक्षित रखा जा सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग आम का, तो आम की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आम अगर हम ऐसे रखते हैं 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, चौथे 5वें दिन उस पर क्या हो जाएगा, वो ख़राब होने लगेगा। लेकिन अगर हम उसका अचार बना के रख दें तो सालों साल चलता है। तो खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ये होता है कि कच्चे उत्पादों में, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ है, तो गेहूँ को खाने योग्य या उपयोगी उत्पादों जैसे आटा को ब्रेड में बदलने की तकनीकी को क्या बोलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण बोलते हैं, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आम को अचार में बदलने की तकनीकी, तो ये सब सारी चीज़ें खाद्य प्रसंस्करण हैं। आइए देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी और इसके इतिहास और वर्तमान स्थितियों तक इसका विकास क्या है समझ सकेंगे। विषय के महत्व, मूलभूत संकल्पनाओं को समझेंगे। व्यावसायिक खाद्य प्रौद्योगिकी विदों को किन कौशल की आवश्यकता होती है यह भी जान सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उद्योग में उपलब्ध जीविका के अवसरों को जान सकेंगे। पहला लेसन हम लोग का जीविका था। तो जीविका का जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, हमें किस तरीके के कार्य को करना चाहिए, कौन सा हमारा सार्थक कार्य है, कौन सा निरर्थक कार्य है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना होता है। छोटे, माध्यम और बड़े पैमाने पर उद्यमी के रूप में स्वरोजगार पाने के अवसरों को जान सकेंगे। खाद्य पदार्थ विभिन्न कारणों से संसाधित किए जाते रहते हैं। जैसे प्राचीन काल में फसल कटने पर अनाजों को सुखा लिया जाता था और जिससे उनका सुरक्षा काल बढ़ जाता था। तो प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। भारत में अचार, मुरब्बा और पापड़ संरक्षित उत्पादों के उदाहरण हैं। तो संरक्षित उत्पादों के उदाहरण क्या क्या हैं, तो संरक्षित उत्पादों के उदाहरण हैं अचार, मुरब्बा और पापड़। संरक्षित उत्पादों के उदाहरण हैं जो कुछ सब्जियों, फलों, अनाजों से बनाए जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ उन्नत परिवहन, संचार और बढ़ते औद्योगिकीकरण ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को अधिक विविध बना दिया है और सुविधाजनक खाद्यों को ताज़े और अधिक टिकाऊ भी बना दिया है। और खाद्य को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा वाले खाद्यों की मांग बढ़ती भी जा रही है और उपभोक्ता को बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य की अपेक्षा करते हैं जिसमें पोषक तत्व सुरक्षित रहें और विशिष्ट क्रियात्मक गुण और स्वाद, रचना, उपयुक्त गाढ़ेपन, साथ ही खराब न होने वाले और आसानी से पैक, भंडारित और परिवहन किए जा सकने वाले चीज़ों की आवश्यकता है। तो वैज्ञानिकों ने प्रेरित किया है कि वे खाद्य को संसाधित करने की ऐसी विधियाँ या तकनीकी विकसित करें जिससे सारी चीज़ें बनाया जा सकें और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, उनका स्वाद बढ़ाया जा सके, उनका गुणवत्ता मेंटेन किया जा सके चीज़ें, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो। तो उनके लिए क्या क्या नई नई विधियाँ प्रौद्योगिकी में लाई गई हैं, हम लोग देखते हैं उनके महत्व क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो खाद्य प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, तो देखिए भारत क्या है, हमारा एक कृषि प्रधान देश है।
तो कृषि न्यून वाले देश में कृषि आधिक्य वाले देश के रूप में प्रगति की है। कृषि और बागवानी के उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। जैसे कृषि और बागवानी के जो उत्पादन, जैसे बागवानी में फल फ्रूट्स हैं तो वो उत्पाद हैं, तो उनके प्रसंस्करण और भंडारण की आवश्यकता तो उत्पन्न हो गई, क्योंकि अगर उनका भंडारण या प्रसंस्करण नहीं होगा तो वो तुरंत खराब हो जाएंगे। भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। तो भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और लगभग 6% जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के योगदान के साथ आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। और लगभग 6% जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के योगदान के साथ आकार की दृष्टि से भारत क्या है, 5वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि, वैश्वीकरण विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग बढ़ा दी है। इससे इसके अतिरिक्त जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि और वैश्वीकरण के विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग बढ़ा दी है। इससे नई प्रौद्योगिकी की मांग एवं आवश्यकता बढ़ गई है। यह सर्वविदित है कि सामान्य अनाजों पर आधारित मुख्य भोजन में अक्सर कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे पोषण की कमी हो जाती है। अतः खाद्य पदार्थों में मसालों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य प्रबलीकरण, फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि आहार की न्यूनता आवश्यक है, न्यूनतम आवश्यकता क्या हो रही है, पूरी हो रही है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग कल देखे थे कि फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता था, जैसे नमक है, नमक में क्या करते थे, आयोडीन मिला दिया जाता था, क्या सूक्ष्म पोषक तत्व, ताकि क्या हो, उसका जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर हो जाए, जो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है की कमी है वो भी पूरी हो जाए। तो आयोडीन युक्त नमक, विटामिन ए और डी युक्त तेल और घी, ये दूध वास्तव में एफएसएसआई ने नमक, गेहूं, आटे के दूध और तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं। तो एफएसएसआई ने गेहूं के आटे, नमक, गेहूं के आटे, दूध और तेलों जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं। हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगों की बढ़ती व्यापकता से वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि खाद्यों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा को बदल दें। उदाहरण के लिए संसाधित खाद्यों की कैलोरी की मात्रा को कम करने के लिए खाद्य को कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थों से बदल दें। तो इसका मतलब ये है एफएसएसआई ने क्या किया है, तो वो नमक, गेहूं के आटे, दूध और तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किया है। लेकिन जैसे हमारे देश में अतिपोषण और अल्पपोषण दोनों की बात है, हमारा भारत दोहरा बोझ उठा रहा है। तो अल्पपोषण वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा जो मिलाई जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो अतिपोषण वाले हैं, जैसे मधुमेह के रोगी हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से व्यापकता से बढ़ रही है। हर तीसरे व्यक्ति क्या होगा, मधुमेह से ग्रसित मिलेगा। तो वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि खाद्य में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा को बदल दे। जैसे अगर उनको मीठा खाना है तो मीठे के लिए उन्हें चीनी न दी जाए, कैलोरी की मात्रा कम करने के लिए क्या किया जाए, उनको कृत्रिम मिठास यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग किया जाए, ताकि उनकी शुगर लेवल भी ना बढ़े और वो चीज़ों को खा भी सकें और उनको पोषण भी मिलता रहे। इसी प्रकार आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीनों का प्रयोग आइसक्रीम में किया जाता है। तो जो आइसक्रीम होता है उसमें वसा की जगह क्या किया जाता है, उच्चारित प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम में। ये सारी लाइनें आप लोग याद रखिएगा। तो एफएसएसआई ने आइए हम लोग थोड़ा सा फिर से देखते हैं एफएसएसआई से।
FSSAI ने नमक, गेहूं के आटे, दूध और तेलों जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं। हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगी की बढ़ती व्यापकता से वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि खाद्यों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बदल दें। उदाहरण के लिए, संसाधित खाद्यों की कैलोरी की मात्रा को कम करने के लिए खाद्यों को कृत्रिम मिठास वाले पदार्थ से बदल दें। इसी प्रकार आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीनों का प्रयोग आइसक्रीम को वसा जैसी चिकनी बनावट तो देता है, परंतु ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है। इसके अलावा भोजन पदार्थों के बारे में उपभोक्ता का नज़रिया भी परिवर्तित हो गया है। अब इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है जो रसायनों, कीटनाशियों और परिरक्षकों से मुक्त हो, परंतु उनका सुरक्षा काल, सेल्फ लाइफ अधिक हो और वे अपनी प्राकृतिक महक के लिए हों। इन सबके कारण खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का एक विशेष विषय के रूप में महत्व बढ़ गया है और खाद्य प्रौद्योगिकीविदों की बहुत अधिक मांग है। तो इसका मतलब ये है, पहले तो ये वाली लाइन याद रखिए कि FSSAI ने क्या किया है, नमक, गेहूं के आटे, दूध और तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं। और हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगी की बढ़ती व्यापकता के लिए वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो क्या करें, खाद्य में कुछ पोषक तत्वों को बदल दे। जैसे अगर मधुमेह का रोगी है तो उसे चीनी तो डायरेक्ट दिया नहीं जा सकता, या चीनी परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो फिर उसके लिए नुकसानदायक है। तो चीनी की जगह क्या किया जाए, कृत्रिम मिठास का प्रयोग किया जाए, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग किया जाए। और जैसे आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। आइसक्रीम की वसा की जगह क्या हो गया है, परंतु ऊर्जा की मात्रा कम, वसा जैसी चिकनाहट। इसी प्रकार आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीनों का प्रयोग आइसक्रीम के वसा जैसी चिकनी बनावट तो देती है, परंतु ऊर्जा की मात्रा कम कर देता है। इसके अलावा भोजन पदार्थों के उपभोक्ता के नज़रिया भी परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है जो रसायनों, कीटनाशियों और परिरक्षकों से मुक्त हो, उनका सुरक्षा काल, सेल्फ लाइफ अधिक हो और वे अपनी प्राकृतिक महक के लिए हुए हों। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, आइसक्रीम में भी उच्चारित प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें वसा जैसी चिकनाहट तो हो लेकिन वसा का प्रयोग नहीं होता है, ताकि उससे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति न हो। और मांग खाद्य पदार्थों की तेज़ी से बढ़ रही है जो रसायनों से और कीटनाशियों से, परिरक्षकों से मुक्त हो, परंतु उनका सुरक्षा काल, सेल्फ लाइफ अधिक हो, अपनी प्राकृतिक महक के लिए जाने जाते हों। इन सब कारण से क्या होता है, खाद्य संसाधन और खाद्य प्रौद्योगिकी एक विशेष विषय के रूप में बनता भी जा रहा है और इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। तो आइए अब इसके आगे महत्व को समझते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। आप लोग इन कॉन्सेप्ट को याद रखे रहिएगा। खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं, तो खाद्य विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसे आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान और अनुप्रयोग शामिल हैं। तो यह खाद्य विज्ञान का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, रसायन, भौतिक, पाक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्मजीव। यह बहुत व्यापक विषय है जिसमें फसल काटने अथवा पशुवध से लेकर भोजन पकाने तक, उपभोग तक सभी तकनीकी पहलू जुड़े हुए हैं। खाद्य वैज्ञानिकों के खाद्य पदार्थों का संगठन फसल काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रमों और भंडारण की विभिन्न स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों, उनके नष्ट होने के कारण खाद्य संसाधन से जुड़े सिद्धांतों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी का उपयोग करना पड़ता है। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक पहलू से संबंध रखते हैं, अतः हमें खाद्य की प्राकृतिक गुणों को समझने में मदद करते हैं। तो खाद्य विज्ञान वो है, जैसे खाद्य विज्ञान क्या होता है कि जब हम उसका उपयोग करते हैं ना, जैसे फसल हो गया, फसल काटने से लेकर के उसके कोई चीज़ बनाने तक लेकर के, जैसे फसल कटने से लेके भोजन पकाने तक, उपभोग तक, खाद्य के सभी तकनीकी पहलू यानी टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं।
खाद्य के फसल काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रमों, भंडारण की विभिन्न स्थितियाँ, परिवर्तन, उनमें नष्ट होने वाले चीज़, जैसे धान है तो धान को कूटने के बाद चावल बन रहा है तो उससे क्या चीज़ें नष्ट हो रही हैं, फिर चावल पक रहा है तो उसमें क्या चीज़ें नष्ट हो रही हैं, तो सारी चीज़ों का अध्ययन करता है वो, क्या करता है, खाद्य विज्ञान करता है। अब खाद्य संसाधन देखते हैं क्या होता है। खाद्य संसाधन एक ऐसी विधि और तकनीकी का समूह है, ये ऐसी विधि और तकनीकी का समूह है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है। खाद्य संसाधन का मतलब यह है कि जो कच्ची सामग्री है वो तकनीकी के समूह से उसे तैयार उत्पादों में बदल देता है या आधा तैयार उत्पादों में बदल देता है। खाद्य संसाधनों के लिए पौधों और अथवा जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिससे आकर्षण, विपणन योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा काल खाद्य उत्पादों में बदला जाता है। तो ये लाइन याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के ज्ञान और खाद्य उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करता है, उसका लाभ उठाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को गहरा देता है, सुरक्षित पोषक, संपूर्ण, वांछनीय के साथ साथ सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, संसाधन पैक करने के कौशलों को विकसित करता है। खाद्य प्रौद्योगिकी का अन्य महत्वपूर्ण पहलू सभी उत्पादित खाद्यों को सुरक्षित करना और उपयोग में लाना है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी का मेन जो काम है, वो मुख्य कार्य क्या है, वो सुरक्षित पोषक, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करना, पोषक प्रदान करना, संपूर्ण करना, वांछनीय के साथ साथ सुविधाजनक खाद्य पदार्थों का चयन करने में, भंडारण करने में, उनके संरक्षण में कि कैसे संरक्षण किया जाए, उनका संसाधन कैसे किया जाए, उनको पैक किस तरह से किया जाए ताकि ख़राब ना हो, ये सारे कौशल को विकसित करने में कौन मदद करता है, तो वो खाद्य प्रौद्योगिकी का मदद करता है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, सभी महत्वपूर्ण पहलू सभी उत्पादित खाद्य को सुरक्षित करने के उपयोग में लाना है। आइए अब आगे देखते हैं। खाद्य उत्पादन क्या है, तो खाद्य उत्पादन क्या है, खाद्य उत्पादों की बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो प्रौद्योगिकी के नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग करके, तो खाद्य प्रौद्योगिकी का नियम और सिद्धांत क्या था, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनको संपूर्ण कैसे किया जाए, उनका पोषण काल कैसे बढ़ाया जाए, उनका संसाधन कैसे किया जाए, उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए, सारी चीज़ें क्या है, प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है। तो इनका उपयोग करके खाद्य उत्पादन किया जाता है। आइए देखते हैं अब खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास कब हुआ था, कौन किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई दशकों से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्य तो किया गया था, लेकिन वर्ष 1810 में निकोलस एपट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बाबंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक निर्णायक घटना थी। तो डिब्बाबंद प्रक्रिया यानी कैनिंग सिस्टम किसने दिया था, तो कैनिंग सिस्टम निकोलस एपट ने दिया था। और किस सन में दिया था, तो 1810 में दिया था। और याद रखिएगा कि डिब्बाबंद करने की प्रक्रिया विकसित की थी तो किसने की थी, तो वो की थी
निकोलस एपर्ट ने, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैनिंग सिस्टम कहते हैं। तो कैनिंग सिस्टम किसने दिया था, तो कैनिंग सिस्टम दिया था निकोलस एपर्ट ने। डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकी का प्रमुख प्रभाव पड़ा। बाद में वर्ष 1864 में लुई पास्चर द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने पर शोध, उसे खराब होने से कैसे बचाएं का वर्णन, खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने का प्रारंभिक प्रयास था। तो फिर उसके बाद 1864 में लुई पास्चर ने क्या किया था, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। तो वो भी कैसे दिया था, पहले उन्होंने अंगूरी शराब को खराब होने पर शोध किया था कि उसे खराब होने से कैसे बचाया जाए। तो पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया किसने दी थी, तो पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया किसने दी थी, तो लुई पास्चर द्वारा ये विकसित किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1864 में किया गया था। तो अंगूरी शराब के खराब होने के अतिरिक्त पास्चर ने एल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टा होने पर शोध कार्य किया था। तो इन्होंने किस किस पे शोध कार्य किया था, तो वो अंगूरी शराब पे, सिरका पे और बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टा होने, यानी दूध जैसे खराब हो जाता है, फट जाता है, तो उस पर इन्होंने क्या किया था, शोध कार्य किया था। उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण को विकसित किया था। जैसे दूध है, दूध खराब होता है तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाले जीव ही जब उत्पन्न हो जाते हैं तभी तो वो खराब होता है। तो उसी वो न हो पाए, उसको नष्ट करने के लिए, उन जीवों को नष्ट करने के लिए क्या किया था, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया गया था। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1864 में दिया गया था। किसने दिया था, तो लुई पास्चर ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों को प्रारंभ में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया गया। 20वीं सदी में विश्व युद्ध, अंतरिक्ष में खोज और उपभोक्ताओं द्वारा, तो ये सब 20वीं सदी में कामकाजी महिलाओं के लिए। 21वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकी विधियों के सामने चुनौती है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अन्य बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थों का उत्पादन करें। खाद्य पदार्थों ने विभिन्न प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं। विकासशील देशों में तेजी से फैल रहे, विकसित हो रहे और इस क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में मदद की है और सभी स्तरों पर रोजगार के रास्ते भी खोल दिए हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व, तो खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व ये है कि उसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार करके उसको तुरंत खाने के लिए उत्पाद में बदला जाता है और उसे कभी न खाए जाने वाले पदार्थों को अधिक उपयोगी बनाया जाता है और लंबे समय तक अस्थायी रखने के लिए जैसे खाद्य संसाधन होता है, जैसे अचार का, मुरब्बा का, ये सारी चीज़ें क्या है, खाद्य संसाधन और संरक्षण का यही सब चीज़ महत्व है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो डिब्बाबंद प्रक्रिया के द्वारा रखी जाती हैं, भौतिक और रासायनिक जैविक रूप से वो खराब ना हो, खाद्य विकृति ना हो, उसमें दुर्गंध ना आए, उसका बनावट ना खराब हो, रंग ना बिगड़े, पोषण ना खत्म हो, ये सारी चीज़ें खाद्य संसाधन और संरक्षण के द्वारा ही की जाती हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व आप लोग को समझ में आ ही गया है कि क्या है। अब उसमें रासायनिक और क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन करके जीवाणु ईस्ट और फफूंद का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जैविक उत्प्रेरकों का काम करते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी करते हैं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे, सारी चीज़ें सही से रखी जाए, उनका पोषण भी ना नष्ट हो, उनकी गुणवत्ता भी ना नष्ट हो, उनका रंग भी ना खराब हो, उनको उसमें दुर्गंध भी ना आए, टेक्सचर भी ना बिगड़े, रंग भी ना बिगड़े,
विभिन्न पोषण स्तर के मान में भी कमी ना आए, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी बीपीएससी के ये स्टेट में आप लोगों ने देखा होगा अभी लास्ट टाइम का यह स्टेट बिहार स्टेट में कि संरक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। धूप में सुखाना, फ्रिज में रखना, ये सारी चीज़ें। तो संरक्षण की सबसे पुरानी विधि क्या है? तो संरक्षण की सबसे पुरानी विधि क्या है? धूप में सुखाना, नियंत्रित किण्वन, नमक लगाना, अचार बनाना, सेकना, भूनना, धूमन, चूल्हे में पकाना, मसालों को परिरक्षकों के रूप में उपयोग करना। यद्यपि औद्योगिक क्रांति आने से नई विधियां विकसित हो चुकी हैं, परंतु ये आजमाई और परखी हुई तकनीकें आज भी उपयोग में लाई जा रही हैं। खाद्य संसाधन, खाद्यों के विभिन्न वर्गों के सामान्य गुणों और खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों, रसायन, खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान, पोषण संवेदी विश्लेषण और आंकड़ों के नियमों के अनुसार अच्छी खाद्य पद्धतियाँ सहित आंकड़ों को समाविष्ट करती हैं। लेकिन जो भोजन को सुरक्षित करने की सबसे पुरानी विधि है वो क्या है? धूप में सुखाना, नियंत्रित करना, किण्वन करना, नमक लगाना या अचार बनाना, सेकना, भुनना, ये सब चीज़ें क्या है? संसाधन की या संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। अब आइए देखते हैं विकार्य खाद्य पदार्थों के वर्ग को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो विकार्य खाद्य पदार्थ वे हैं जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, मछली और मांस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विकार्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो विकार्य खाद्य पदार्थ होते हैं दूध, दही, मछली और मांस। अर्ध विकार्य पदार्थ वे होते हैं जो 1-2 सप्ताह तक सही हालत में रह सकते हैं, जैसे फल, सब्जियां, रूपांतरित करने वाले फसलें जैसे प्याज, आलू 2-4 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं। तो अविकार्य पदार्थ वे हैं जो सामान्यतः 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं, जैसे अर्धविकार्य जो 1 से 2 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं, और अविकार्य पदार्थ जो 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं, जैसे अनाज, चावल, दाल, गेहूँ, तिलहन, ये सारी चीज़ें। तो खाद्य पदार्थ को कितने वर्ग हैं? तो 3 वर्ग हैं जिन खराब होने के आधार पर या संरक्षण के आधार पर। पहला विकार्य, दूसरा अर्धविकार्य, तीसरा अविकार्य। हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो बहुत से खाद्य संसाधन संबंधी कार्य खाद्य उत्पादों की सेल्फ काल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। खाद्य संसाधन से जुड़ी संकल्पनाएं। अब यहाँ पे देखिए, बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है, भोजन पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्मजीव जीवाणु, कवक, ईस्ट और फफूंदी हैं। अपने जीव विज्ञान के अध्ययन को याद कीजिए जहाँ आपने पढ़ा कि ये अनुकूल परिस्थितियों में बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो भोजन पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्मजीव जीवाणु, कवक, ईस्ट और फफूंदी है, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले पोषक पदार्थों की उपलब्धता, नमी यानी पीएच का ऑक्सीजन स्तर, और रोधक पदार्थों जैसे प्रतिजैविक की उपस्थिति या अनुपस्थित। खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइमों की गतिविधि भी पीएच और ताप पर निर्भर करती है। तो क्या है? सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पोषक पदार्थों की उपलब्धता, नमी, पीएच, ऑक्सीजन स्तर, और रोधक पदार्थों जैसे प्रतिजैविक की उपस्थिति, अनुपस्थिति। खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइम की गतिविधि और पीएच और ताप पर भी निर्भर करती है। और ताज़े फलों और सब्जियों में उपस्थित ऑक्सीकरण एंजाइम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपापचय करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना जारी रखते हैं। फलों तथा सब्जियों का शेल्फ काल कम करते हैं। अतः आप समझ सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए कौन कौन सी संसाधन की विधियां हैं। तो कौन कौन सी संसाधन की विधियां? ऊष्मा का अनुप्रयोग, जल को हटाना, भंडारण के समय कम ताप करना, पीएच कम करना, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना।
और आगे देखिए, खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। तो कुछ होते हैं जो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं, जो अधिकतम होते हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवाणु अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पसंद करते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडे, मुर्गा, मुर्गी, डेयरी उत्पाद, ये सब अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य कहलाते हैं। तो जीवाणु क्या करते हैं, जितना ही अधिक जिसमें प्रोटीन होगा उस पर उतना ही जल्दी अटैक करेंगे। और जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर वृद्धि करते हैं। ताप की परास खतरे का क्षेत्र है। तो क्वेश्चन पूछता है खतरे का क्षेत्र कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक है। तो खतरे का क्षेत्र 5 से 60 डिग्री सेल्सियस तक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं न्यूनतम संसाधित खाद्य। न्यूनतम संसाधित खाद्य क्या होते हैं, ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिसे ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। सामान्यतः इसके उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होती है, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ में साफ करना, काट कर छीलना, काटना, पतले टुकड़े करना, निम्न ताप पर प्रशीतन या भंडारण करना। ठीक, इसमें भी न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ में दो आते हैं, नहीं सॉरी दो नहीं आते हैं। न्यूनतम संसाधित पदार्थ में कितने और उसके अंदर कितने चीज़ें आते हैं तो देखते हैं। तो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ में संरक्षित खाद्य, विनिर्मित खाद्य, फार्मूलाबद्ध खाद्य। तो संरक्षित खाद्य कौन कौन से होते हैं, जैसे हिमशित मटर, हिमशित सब्जियां, निर्जलित मटर, ये सब क्या है, संरक्षित खाद्य पदार्थ हैं। विनिर्मित खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, इस प्रकार के उत्पाद में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं। जैसे संरक्षण के लिए मूलभूत विधियां काम में लाई जाती हैं, जैसे नमक, शक्कर, तेल, रासायनिक संरक्षकों का उपयोग करके। तो विनिर्मित खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़ और वड़ी। तो संरक्षित खाद्य पदार्थ कौन से हैं, विनिर्मित खाद्य पदार्थ कौन से हैं, फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ कौन से हैं, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो फार्मूलाबद्ध कौन कौन से हैं, डबल रोटी, बिस्कुट, आइसक्रीम, कोक, केलफी इत्यादि। ये फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ होते क्या हैं, तो ये विभिन्न संगठकों को मिलाकर संसाधित करके तैयार किए जाते हैं, जिससे वो खाद्य का उत्पाद और शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत अधिक हो सके। अगला है खाद्य व्युत्पन्न। तो खाद्य व्युत्पन्न क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों के संगठकों की कच्ची सामग्री में शोधन प्राप्त किया जा सकता है, जैसे गन्ने से शक्कर, जैसे सरसों से तेल, ठीक, और तिल्ली से तेल, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, खाद्य व्युत्पन्न हैं। तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन, ये अधिक संसाधित पदार्थ का उदाहरण है। आइए देखते हैं आप संश्लेषित खाद्य। तो संश्लेषित खाद्य कौन से होते हैं, ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योग में अपनाए जाने वाले एंजाइम और पोषक विटामिन, तो जैसे कि विटामिन, तो ये संश्लेषित होते हैं। कार्यमूलक कौन होते हैं, मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। चिकित्सकीय खाद्य कौन से होते हैं, जैसे सोडियम वाला नमक, लैक्टोज, ये क्या होते हैं, चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ। ये रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण 3 स्तरों पर खाद्य उत्पादों का वर्गीकरण और प्रसंस्करण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, सामग्री के रूप में खाद्य उत्पादन का विकास और रेसिपी विकास। तो ये खाद्य प्रसंस्करण ये 3 रूप में किए जाते हैं। खाद्य सामग्री के रूप में देख ही रहे हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें खाद्य पदार्थ की लागत, रासायनिक कीटनाशक नाम का गुणवत्ता वाली चीज़ें, खाद्य उत्पादन विकास बड़े पैमाने पर उत्पादन विनिर्देशन और उसका परिरक्षण, विश्लेषण, विवरण के अनुसार संवेदी विधियों के आकलन के अनुसार, प्रौद्योगिक पद्धतियाँ के अनुसार, रेसिपी विकास प्रक्रिया में निपुणता। तो जब भोजन की प्रकृति संगठकों का उपयोग, एक मूल रेसिपी डिजाइन करना, खाद्य पदार्थों को संभालने और काम में लाने का कौशल, स्वच्छता और सुरक्षा के मापदंड, औजारों और उपकरणों का प्रयोग।
जीविका के लिए खाद्य संरक्षण और प्रौद्योगिकी से तैयारी कैसे करें। तो जीविका के लिए खाद्य संरक्षण और प्रौद्योगिकी से तैयारी कैसे करें, तो आप लोग जैसे क्या होता है कि खाद्य उद्योग में संसाधन निर्माण करके नए उत्पाद तैयार करके उपभोक्ता बाजारों में शोध और नए प्रौद्योगिकी का विकास करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य गुणवत्ता को मॉनिटर करना, गुणवत्ता को नियंत्रित करने की पद्धतियां में सुधार करना, लाभप्रद उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु लागत निकालना, नियामक मामले सम्मिलित हैं। जीविका के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी की किसी एक शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, मांस और मुर्गी पालन, समुद्री, यानी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। किसी एक पदार्थ में आपको क्या होना चाहिए, आप उसके विशेषज्ञ हों ताकि आप अपनी जीविका के लिए तैयारी कर सकें। और आपके पास कौशल होने आवश्यक होने चाहिए। तो कौन कौन से कौशल होने आवश्यक होने चाहिए? खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्मजीव विज्ञान, खाद्य संसाधन सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, बेहतर विनिर्माण पद्धतियाँ और पोषण होने चाहिए। कच्चे पकाए हुए निर्मित खाद्य संगठनों की गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण करने आना चाहिए। खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण और खाद्य उत्पादन में उनका उपयोग करना चाहिए। उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन में विकास का कौशल होना चाहिए। संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता का कौशल होना चाहिए। खाद्य को पैक करना और उन पर लेबल लगाने का कौशल होना चाहिए। उत्पादन रूपरेखा डिजाइन की सहायता से सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता की योग्यता होनी चाहिए। खाना बनाने में और प्रक्रिया में कौशल होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भौतिक और रसायन और गणित यानी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अथवा भौतिक रसायन और जीव विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति विभिन्न राज्यों के विभिन्न खाद्य शिल्प संस्थानों, अनुप्रयुक्त विज्ञानों के महाविद्यालयों में से कम अवधि के प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम, शिल्प और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही एक संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान CFTRI मैसूर है। तो CFTRI कहाँ है? क्वेश्चन पूछता है CFTRI कहाँ है, तो ये कहाँ है? मैसूर में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम खाद्य परिरक्षण के संसाधन तथा खाद्य संसाधनों के लघु उद्योग विभागों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो। खाद्य उद्योग विशेषकर बड़े पैमाने की इकाइयों में नौकरियों के लिए शोध कार्य तथा प्रशिक्षण तथा साथ ही स्व उद्यमिता के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रियां और शोध योग्यता आवश्यक आधार होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? डिग्री देता है। और आपको ये ऐसा संस्थान है जहाँ पे डिप्लोमा की डिग्री दे देगा जल्दी, जहाँ पे हमें मतलब उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं ताकि हम उस क्षेत्र में कार्य कर सकें। कुछ संस्थान जैसे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। सोनीपत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट NIFTEM। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कार्यक्षेत्र क्या है? तो कार्यक्षेत्र ये सारी चीज़ें कार्यक्षेत्र हैं। कार्य प्रौद्योगिकी का काम मुख्य रूप से खाद्य उद्योगों, गुणवत्ता नियंत्रक विभागों, होटलों, अस्पतालों, लेबल लगाने, पैक करने उद्योग, मद्य निर्माण कारखानों, मृदु उपयोग उद्योग, डेयरी, कन्फेक्शनरी, मछली और मांस संसाधन, फल और सब्जी संसाधन, अनाजों, धान्यों, ज्वार, बाजरा, चावल, आटा कारखाने इत्यादि में होता है। इन संस्थानों के विभिन्न विभागों जैसे क्रय और भंडारण संसाधन, विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन, सुरक्षा, आकलन के साथ साथ शोध और विकास में अपनी प्रवीणता का उपयोग कर सकते हैं। तो कार्यक्षेत्र क्या होते हैं? खाद्य संसाधन और प्रसंस्करण की ये सारे कार्यक्षेत्र हैं जिनका आप अपना प्रवीणता उपयोग कर सकते हैं, अपने कौशल को वहाँ दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
जीविका के कौन कौन से अवसर हैं? तो उत्पादक प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन, विपणन और विक्रय अधिकारी, संवेदी मूल्यांकन, गुणवत्ता आश्वासन, शोध और विकास, उत्पादन, परियोजना का वित्तीय व्यवस्था, परियोजना का मूल्यांकन, शिक्षण और शोध, उद्यमिता, विकासशीलता, परामर्श, ये सारी चीज़ें क्या है? जीविका के अवसर हैं, यानी करियर बनाने के अवसर हैं। और वैश्वीकरण के साथ विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी के लिए भारत ने अपने द्वार खोल दिए हैं ताकि स्वराज के अवसर प्राप्त हो सके। तो भारत में संसाधन हमेशा घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है। अब जैसे बहुत से लोग मिठाइयाँ, पापड़, मुरब्बा, अचार, तले हुए अल्पाहार, ये सब क्या है? सब बेचे जाते हैं। अब कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी उत्पाद, कच्चे माल के उत्पादन में सुधार, तो ये सारी चीज़ें क्या है? स्वरोजगार के अवसर हैं, सुविधा उपलब्ध करा रही है। भारत ने क्या किए हैं? अपने द्वार खोल दिए हैं वैश्वीकरण के साथ साथ विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक। और इनका हमारे देश में बहुत से लोग ऐसा कार्य कर भी रहे हैं जो अपना मतलब अपनी उद्यमिता को बढ़ा रहे हैं, उद्यमी बन रहे हैं। तो नौकरी के भरोसे नहीं, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार इंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दे रही है और बहुत से बैंकों द्वारा जैसे महिलाओं को क्या होता है, प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार भी उद्यमियों के लिए भूमि उपलब्ध करा रही है, रोजगार उपलब्ध करा रही है, सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। तो ये सारे क्या हैं? स्वरोजगार के अवसर हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत ने कृषि न्यून वाले देश, कृषि अधिक वाले देश के रूप में उन्नति की है। इसे अनाजों के साथ साथ कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रबंधन का आवश्यक है। भारतीय खाद्य औद्योगिक रूप से निर्मित खाद्य पदार्थों के प्रमुख उत्पाद और उपभोक्ता के रूप में उभर कर आया है। 61 बिलियन अमेरिकी डॉलरों के पूंजी निवेश के आधार पर भारत का 5वां स्थान है और जीडीपी में लगभग 6% का योगदान है। भारत का निर्यात 13% और देश के कुल औद्योगिक निवेश का 6% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त यह 20% की दर से वृद्धि कर रहा है, जिसका 25% भाग संसाधित खाद्यों के हिस्सों से प्राप्त है। इससे दूध व दूध उत्पाद के, अल्पाहार के खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, फल और सब्जी उत्पाद, पेय पदार्थ, अल्कोहल युक्त बिना अल्कोहल वाले, मछली और मांस संसाधन, खाद्य संसाधन, मशीनें, संबंधित उपकरण निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। हमारी सरकार 14 जनवरी 2010 को भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में वर्ष 2012 तक 30 बृहत खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की घोषणा की। अतः आगे बढ़े और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो हमारी सरकार ने क्या की है? 2012 तक 30 बृहद खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की घोषणा की है। 2012 तक। अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके अगली वीडियो इसकी पड़ेगी, इसके क्वेश्चन की, ठीक। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन थोड़ी बोरिंग होती है, इसलिए आप लोग बस लाइन टू लाइन इसमें ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें हम लोग अपने टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, एलटीजीआईएससी के सिलेबस के अनुसार डेप्थ में करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ कवर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।